नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर करेंगे। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस जा सकते हैं? क्या रूस के विक्ट्री डे परेड में राष्ट्रपति ट्रंप शामिल हो सकते हैं? दरअसल कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिसने ये संकेत दे दिए हैं कि मई के महीने में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं। तो क्या कुछ दुनिया में होने वाला है? और डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान कि हम चाहते हैं कि रूस फिर से G7 में शामिल हो और G7 फिर से G8 हो, और डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की बढ़ती नजदीकियां क्या जेलेंस्की के साथ शी जिनपिंग के लिए भी एक परेशानी पैदा करेंगी? इसको समझना होगा। इस पर डिटेल से बातचीत करेंगे। वहीं दूसरी तरफ भारत के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने F-35 का ऑफर रखा है, लेकिन दूसरी तरफ दोस्त रूस का Su-57 भी भारत की जमीन पर है। और इस बीच भारत की एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट भी 5th जनरेशन की या 4.5 जनरेशन की बढ़ती जा रही है। उस मुद्दे को भी डिकोड करेंगे कि आखिरकार भारत क्या कुछ खरीदेगा, क्या ऑप्शंस भारत के पास हैं, रूस की तरफ जाएगा या अमेरिका की तरफ। इस मुद्दे पर डिटेल से बात होगी। साथ ही में थोड़ी सी बात इजराइल और हमास पर भी करेंगे, क्योंकि हमास नेतन्याहू की धमकी के बाद घुटनों के बल पर आ चुका है। देखिए शुरुआत बड़ी खबर के साथ। रूस के दौरे पर आ सकते हैं राष्ट्रपति ट्रंप। रूस के विक्ट्री डे परेड में शामिल होंगे ट्रंप? बड़ा सवाल। ट्रंप पुतिन की बातचीत से टेंशन में नेटो चीफ बोले रूस यूक्रेन में नहीं रुकेगा। रूस के दौरे पर आ सकते हैं राष्ट्रपति ट्रंप। रूस के विक्ट्री डे परेड में शामिल होंगे ट्रंप पुतिन की बातचीत से टेंशन में नेटो चीफ बोले रूस यूक्रेन में नहीं रुकेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के दौरे पर आ सकते हैं राष्ट्रपति ट्रंप। रूस के विक्ट्री डे परेड में शामिल होंगे ट्रंप पुतिन की बातचीत से टेंशन में नेटो चीफ बोले रूस यूक्रेन में नहीं रुकेगा। तो रूस के दौरे पर आ सकते हैं राष्ट्रपति ट्रंप के विक्ट्री डे परेड में शामिल होंगे। रूस के विक्ट्री डे परेड में शामिल होंगे ट्रंप पुतिन की बातचीत से टेंशन में नेटो। जल्दी से ग्राफिक्स एक बार प्ले कर दीजिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। रूस आएंगे डोनाल्ड ट्रंप। 8 से 9 मई को रूस आ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। 9 मई को रूस में विक्ट्री डे परेड होगी और इसमें अंदाजा लगाया जा रहा है, अंदेशा इस बात का है कि ट्रंप शामिल हो सकते हैं। पुतिन ट्रंप में लगातार बातचीत जारी है। रूस की फिर से G7 में क्या एंट्री होगी? G7 क्या फिर से G8 बनेगा? ट्रंप पुतिन ने दी जेलेंस्की को टेंशन। रूस के साथ बातचीत को तैयार हुए जेलेंस्की। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है। जो आज का हमारा अहम मुद्दा है कि ट्रंप के दिमाग में क्या है, जिसे हम डिकोड करने की अब कोशिश करेंगे। रूस और चीन को क्या आपस में दूर करना चाहते हैं ट्रंप? यह बड़ा सवाल है। रूस को फिर से चीन के मुकाबले खड़ा करना चाहेंगे, क्योंकि अब सीधे तौर पे माना जा रहा है कि जूनियर पार्टनर रूस जो है वो चीन का बनता जा रहा है। नेटो देशों पर कम खर्च करना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के रक्षा मंत्री का बयान, डोनाल्ड ट्रंप का बयान कि भाई अब नेटो देश अपना खर्चा उठाना सीख लें, अमेरिका से उम्मीद ना करें। नेक्स्ट ग्राफिक्स। नेटो देश अपना खर्च उठाएं, ईरान पर एक्शन से पहले, ये एक और एंगल है जिस पर आगे बातचीत करेंगे। ईरान पर एक्शन से पहले क्या रूस को साथ लाना चाहते हैं ट्रंप, ताकि कल को तेहरान पे एक्शन वो ले तो रूस तेहरान के साथ खड़ा ना हो। तो ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, इसको डिकोड करना बहुत जरूरी है। और आज हमारे साथ
दो खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल संजीत सिरोही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले हमारे साथ करोड़ी सिंह जी विदेश मामलों के जानकार भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करोड़ी सिंह जी। जय हिंद। थैंक यू सर। जय जी, चर्चा की शुरुआत कर्नल संजीत सिरोही सर आपके साथ मैं करूंगा। कर्नल संजीत सिरोही सर, किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के माइंड को आप खंगालेंगे? जिस प्रकार से रूस के साथ लगातार नजदीकियां बढ़ना, नेटो को चेतावनी, जेलेंस्की के पसीने छूट रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अड़िग है इस बात पर कि भाई पुतिन के साथ बातचीत करूंगा, और खबरें तो यहां तक आ रही है कि वो विक्ट्री डे परेड में शामिल हो सकते हैं। सर राजेश जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे अपने चैनल पे आमंत्रित किया इतने खास मुद्दे के लिए। अभी जो ये सवाल है, कुछ का जवाब तो आप ऑलरेडी दे चुके हैं। अभी सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है। जब इलेक्शंस की रैलीज में थे तभी उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि वो जो है, पहली बात तो उन्होंने ये कही थी कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो मैं ये लड़ाई यूक्रेन और रशिया की लड़ाई होती ही नहीं। दैट वाज नंबर वन थिंग उन्होंने बोला था। दूसरा, उन्होंने कहा था कि मेरे जैसे ही मैं शपथ लूंगा उसके बाद जो ये लड़ाई एकदम मैं बंद करूंगा। तो उसके लिए एकदम तो वो बंद नहीं कर सके, लेकिन हाँ उन्होंने कदम उठाने शुरू कर दिए। और सबसे पहला कदम उन्होंने यही किया है कि 12 फरवरी को उन्होंने पुतिन से बातचीत की है। और पुतिन से बातचीत करने से पूरा का पूरा जो माहौल, पूरा यूरोप का और जेलेंस्की साहब का पूरा जो है जियो पॉलिटिकल सिचुएशन पूरी चेंज हो गई है। इकोनॉमी के लिए भी आप देखोगे 12 फरवरी के बाद रशिया की शेयर मार्केट बढ़ती जा रही है, रशिया के शेयर बढ़ते जा रहे हैं, उनकी जो करेंसी है वो भी बढ़ती जा रही है। तो ये तो इकोनॉमिकल फैक्टर हुआ है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत से। दूसरा जो उन्होंने कहा है कि अभी ये संकेत आ रहे हैं कि बातचीत के बाद रशिया ने और खास तौर पर पुतिन साहब ने ये इच्छा जाहिर करनी शुरू कर दी है कि हमारी जो 9 मई को विक्ट्री परेड होती है, क्योंकि 9 मई को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशिया ने जो है जर्मनी में पहली दफे, रशिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू एंटर जर्मनी, तो वो उसको एक विक्ट्री परेड के तौर पर मनाते हैं। तो पुतिन साहब चाहते हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप साहब रशिया आए 8-9 फरवरी को और विक्ट्री परेड में हिस्सा लें। अभी विक्ट्री परेड में हिस्सा लेने के कई पहलू हैं। सबसे पहली चीज है, वो दुनिया को ये दिखाने चाहते हैं पुतिन साहब कि मैं जो पहले लोगों ने सोचा था कि रशिया अलग थलग पड़ गया है और जो है पुतिन साहब का जो बोलबाला था वो भी खत्म हो गया है, वो दोबारा जो है सेंटर स्टेज पे आ जाएंगे। नंबर दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप का जो वो ये है कि रशिया को चाइना से दूर करना, क्योंकि रशिया लड़ाई की वजह से, अपनी इकोनॉमिक हालत की वजह से धीरे धीरे करके वो चाइना का जूनियर पार्टनर बनता जा रहा था। और ये अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप साहब को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, क्योंकि उनको ये पता है कि असली जो उनको थ्रेट है वो रशिया से थ्रेट नहीं है। अब असली थ्रेट कभी भी अगर लड़ाई होगी तो वो चाइना से होगी। तो चाइना को काउंटर करने के लिए वो चाहते हैं कि रशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हों। तीसरी चीज जो वो ये कर रहे हैं, इससे जेलेंस्की और यूक्रेन का मोराल डाउन कर रहे हैं और यूरोप में एक खलबली मची हुई है। जर्मनी के जो वाइस चांसलर हैं, वो कह रहे हैं कि ये एक टाइम आ गया सकता है कि यूरोप में हमें इमरजेंसी लगानी पड़े। तो ये सारे हालात जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो बोला है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला है कि G8 से निकालना ही नहीं चाहिए था रशिया को। अगर G8 से नहीं निकालते तो रशिया कभी भी जो है यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं करता। तो ये सारी चीजों को देखते हुए इसमें यूरोप में बुरी खलबली मची हुई है, रशिया में खुशी की लहर दौड़ी हुई है, चाइना को थोड़ी चिंता हो रही है। और अब चाइना ने तो ये भी ऑफर कर दिया है कि मैं जो है इस मध्यस्थता में जो ये बातचीत होगी पुतिन साहब की और डोनाल्ड ट्रंप साहब की यूक्रेन की लड़ाई को रोकने के लिए, ये अगर चाइना में होगी तो हम भी जो है इसमें मदद करेंगे पीस डील करने में। राजेश जी। ठीक है सर। चलिए करोड़ी सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान ही डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पे कहा था कि रूस और चीन जो हैं वो नेचुरली दुश्मन हैं,
और ये अमेरिका की बहुत बड़ी गलती है कि वो आज अच्छे दोस्त बने हैं। तो क्या वाकई में जिस प्रकार से व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत हो रही है, जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं कि उनको विक्ट्री डे परेड में इनवाइट किया जा सकता है डोनाल्ड ट्रंप को, क्या संकेत हैं इस बात के कि कहीं ना कहीं चाइना से रूस को दूर करने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं? और क्या एक एंगल इसका मैंने और भी दिया कि उस जहन में डोनाल्ड ट्रंप के ईरान तो नहीं है सर, कि ईरान के खिलाफ अगर हम कार्रवाई करें और रूस बीच में आए, उससे पहले है कि रूस को अपने साथ हम ले लें। सर देखिए राजेश जी, आपने कहा कि ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि चीन और रूस नेचुरल एनिमी हैं। लेकिन अगर हम अमेरिका में देखें तो दो तरह के एडमिनिस्ट्रेशन में लॉबी रही हैं। पुराना एडमिनिस्ट्रेशन था, उसका दृष्टिकोण था चीन और रूस हमारे दुश्मन हैं, राइवल हैं। और दूसरा ये था कि रशिया है वो यूरोप का पार्ट नहीं है। ट्रंप ये मानते हैं कि रशिया यूरोप का पार्ट है और चीन और रूस हमारे दुश्मन नहीं है। अगर हम उनको दुश्मन मानेंगे, न तो यूक्रेन में पीस हो सकती, न इजराइल पैलेस्टाइन में पीस हो सकती है। तो पहली बात तो यह कि ट्रंप अपने उस जो स्टेटमेंट चुनाव प्रचार के दौरान दे रहे थे उससे आगे बढ़ के रूस और चीन के साथ एंगेजमेंट चाहते हैं। उनको साथ लेके उनका जो पीस मिशन है, दोनों जो हॉट स्पॉट है वहां शांति स्थापना के लिए उनको मालूम है कि इन दोनों को साथ लेंगे परमानेंट शांति तभी हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। दूसरा आपने बताया कि ईरान क्यों लेके, देखिए उनको ये मालूम है कि रशिया और चाइना को अगर आइसोलेट कर देंगे और चाइना की जिस तरह की साइलेंट डिप्लोमेसी है वो कभी भी शांति स्थापना नहीं करने देगी, ईरान पर नियंत्रण नहीं करने देगी। ईरान निश्चित रूप से एटॉमिक पावर बन जाएगा। तो ईरान को कर्टेल करने के लिए, कंटेन करने के लिए भी चाइना और रूस की जरूरत है और यूक्रेन में शांति स्थापना के लिए भी चीन और रूस को साथ लेने की है। आज ही जो वेंस हैं अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने म्यूनिख सिक्योरिटी काउंसिल की जो चल रही है समिट, उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे चीन और रूस दुश्मन नहीं है, दुश्मन तो हमारे में अपने ही हैं, अपने ही दुश्मन हैं, रूस और चीन दुश्मन नहीं है। तो ट्रंप का जिस तरह का दृष्टिकोण है, क्योंकि वो जो चुनाव के दौरान कह रहे थे कि मैं होता तो ये अशांति होने ही नहीं देता, यूक्रेन की समस्या होने नहीं देता, इजराइल और पैलेस्टाइन की समस्या को कभी का समाधान कर देता, और उसके लिए उनका ये विश्वास बन गया है कि अगर रूस और चीन को साथ लेके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से शांति हो जाएगी। और इससे एक कदम आगे जाके अभी भारत के प्रधानमंत्री गए, वहां ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम मिलिट्री पे इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं, हमें डी न्यूक्लियराइजेशन करना चाहिए, क्योंकि इतने हथियार हैं ऑलरेडी जिससे दुनिया की क्या मालूम कितनी बार खत्म हो सकती है, आगे हथियार बनाने की क्या जरूरत है। क्योंकि ऐसा मानना है कि मिलिट्री पे दुनिया खर्च कर रही है उसका लगभग 2 ट्रिलियन से ज्यादा है। अगर आधा भी कम हो जाता है तो निश्चित रूप से ट्रंप का बहुत बड़ा योगदान होगा दुनिया में विकास के लिए, शांति के लिए। तो ट्रंप का जो दृष्टिकोण है अभी तक ऐसा लग रहा है अगर सही तरीके से चलता है तो विश्व शांति में भी और दुनिया के विश्व विकास में भी वो कुछ न कुछ योगदान निश्चित रूप से करेंगे। अगर ऐसे ही दृष्टिकोण से वो आगे बढ़े और चीन, रूस और जो दूसरे जैसे भारत हैं या दूसरे देश हैं उनको साथ लेके चले तो निश्चित रूप से उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। तो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि चीन और रूस दुश्मन है या रूस और अमेरिका दुश्मन है, चीन और अमेरिका दुश्मन है। और इसीलिए उन्होंने ट्रंप पुतिन से पहली बात की और 1.5 घंटे बाद चली। इसका मतलब पुतिन का भी सकारात्मक रेस्पॉन्स है, सकारात्मक अनुक्रिया है और इसीलिए मुझे लगता है कि शांति की संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं। जी राजेश जी। जी करोड़ी सिंह जी, चलिए मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा सर। ब्रेक के उस पार हम आएंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार चर्चा को लगातार जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद एक और अहम मुद्दे पर बातचीत करेंगे, F-35 वर्सेस
Su-57 की। भारत के सामने दोनों ही ऑफर हैं। भारत क्या चूज करेगा, ये एक्सपर्ट से समझने की कोशिश हम आगे करेंगे। छोटा सा ब्रेक चलेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को ऑफर किया F-35। रूस भारत को Su-57 बेचने को तैयार। 5th जनरेशन फाइटर जेट की भारत को जरूरत। चीन पाकिस्तान को दे रहा J-35 फाइटर जेट। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को ऑफर किया F-35। रूस भारत को Su-57 भी बेचने को तैयार। 5th जनरेशन फाइटर जेट की भारत को जरूरत। चीन पाकिस्तान को दे रहा J-35 फाइटर जेट। जल्दी से ग्राफिक्स एक बार। इंडियन एयरफोर्स मांगे मोर फाइटर जेट। 2 फ्रंट वॉर के लिए कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत। इंडियन एयरफोर्स के पास फिलहाल 30 स्क्वाड्रन्स। चीन के पास 2 5th जनरेशन फाइटर जेट, जिनमें J-20, J-35 शामिल, दोनों ही 5वीं पीढ़ी के विमान स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस। चीन पाक को दे रहा है J-35 और यहीं से जो चिंताएं हैं वो बढ़ रही हैं। पाक की एयरफोर्स लगातार मजबूत हो रही है और पाकिस्तान के पास भी कम से कम 22 के आसपास एयरफोर्स के स्क्वाड्रन हैं। लेकिन चलिए इसको समझना होगा और सीधा कर्नल संजीत सिरोही सर के पास हम चलेंगे। कर्नल संजीत सिरोही सर, आपके सामने 2 ऑप्शन सर। एक, रूस कह रहा है कि भाई Su-57 हमसे ले लीजिए, और डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुलकर अमेरिका में ऑफर दे दिया पीएम के सामने ही कि ले जाइए, हमारे पास F-35 है, आप इसे ले जाइए, हम देने के लिए आपको तैयार हैं। मैं समझना चाहूंगा सर, कितनी जरूरत है भारत को 5th जनरेशन के बारे में सोचने की, क्योंकि 114 MRFA के लिए भारत ने ऑलरेडी एक टेंडर जारी किया हुआ है सर। राजेश जी, पहली बात तो हमको ये समझना होगा, किरोड़ीमल सिंह जी जो कह रहे थे कि ट्रंप चाहता है शांति और वो जो है चीन के साथ भी शांति चाहता है, रशिया के साथ भी शांति चाहता है, तो फिर हमको F-35 क्यों ऑफर कर रहा है? उधर रशिया भी हमको ऑफर कर रहा है। तो ये जितनी बड़ी कंट्री हैं जो आर्म्स एक्सपोर्टर है, इनको शांति नहीं चाहिए, ये बोलने के लिए शांति चाहिए। इनको जो अपने हथियार बेचने हैं, जैसे ही सुखोई Su-57 का ऑफर जो है रूसोबॉर्न एक्सपोर्ट कंपनी, जो रशिया की एक्सपोर्ट कंपनी जो सुखोई सीरीज बनाती है, उसने ऑफर दिया है Su-57 को देने के लिए इंडिया को। उसके 1 दिन बाद या 2 दिन बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो है F-35 देने की शुरू कर दी। तो ये दोनों में कंपटीशन है और इसका फैसला भारत को करना है। अभी आपके सवाल पे आता हूं, तो ये जो है, जो शांति की बात करते हैं ना, ये सिर्फ शांति की बात, आप अपने आपस में शांति रहनी चाहिए, बाकी देश लड़ते रहे तभी तो उनके हथियार बिकेंगे। चाइना जो है पाकिस्तान को दे रहा है J-35 40, जो है रशिया तैयार है इंडिया को देने के लिए Su-57, अमेरिका तैयार है F-35 देने के लिए, फ्रांस तैयार है राफेल देने के लिए। तो सब जो ये बनाने ये जो आर्म्स एक्सपोर्टर्स वाली देश हैं, जो ये विकसित देश हैं, ये चाहते हैं कि बाकी देश लड़ते रहे, उनके एक्सपोर्ट जो है बनते रहे। अभी आपका सवाल आता है कि इन दोनों में, पहली बात तो ये कि क्या भारत को जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, और खास तौर पर अब जरूरत इसलिए है जब से ये खबर आई है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने 40 F-35 खरीदने का अप्रूवल दे दिया। अब उनका पैसा कहां से आएगा, कौन पैसा देगा? वैसे तो उनके पास खरीदने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हो सकता है चाइना उनको पैसे दे के उनका जो है ग्वादर पोर्ट या कोई और जगह जो है उनसे जो है लीज में ले ले, तो वो तो उनका आपस में मामला है। तो एक तो पाकिस्तान के J-35 आने से हमारी खरीदने की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। दूसरा, जो चाइना के पास तो ऑलरेडी J-35 और J-20 हैं, तो और उनके जो है, जो उनका J-20 है वो तो बिल्कुल हमारे बॉर्डर के साथ लगा हुआ है। तो वो इंडिया बॉर्डर के पास उनका जो एयरबेस है, सिगात्से एयरबेस, वहां पे ऑलरेडी डिप्लॉयड है। जरूरत हमको है, इस जरूरत को मद्देनजर रखते हुए हमने अपना एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने की HAL और DRDO मिलके वो बना रही है। लेकिन आपको पता है जो है इतने एडवांस
फाइटर जेट बनाने के लिए बहुत समय जी लगेगा, हो सकता है 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए। अभी तक तो बिल्कुल साहब। ये तेजस मार्क 1 कोई नहीं आए हैं। तो अब आता है सवाल कि अगर ये दो ऑप्शंस हमारे पास है, अवेलेबल हैं और हमारी जरूरत है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन लेना हो। अभी अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो F-35 है आज के दिन जो है सबसे जो है 5th जनरेशन का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट है। कॉम्बैट में ऑलरेडी ट्राइड है वो। अभी जो इसराइल ने ईरान के ऊपर जो हमला किया था मिलिट्री फैसिलिटीज के ऊपर, उसमें F-35 यूज किए थे। बहुत बढ़िया काम उन्होंने किया है। तो F-35 ट्राइड आउट है, उसने जो है कॉम्बैट में किया है। Su-57 भी कॉम्बैट किया है उसने यूक्रेन के अंदर, लेकिन उनका 2019 में एक क्रैश हुआ था जिसके बाद लोगों का उसके ऊपर भरोसा उठ गया था। लेकिन अब ये सवाल आता है कि भारत को क्या करना चाहिए। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम F-35 देने के लिए तैयार है, इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब हम दे देंगे, ये उन्होंने नहीं कहा। अभी तो उन्होंने इनके इंजन जी ही नहीं दिए, जो हमारे जो एयर चीफ साहब 2-3 दिन पहले जो है नाराज हो रहे थे। तो ये कब देंगे, कैसे देंगे। लेकिन अगर हमको, और मैं बता रहा हूं अमेरिका का जो भरोसा है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो बाइडेन साहब पहले प्रेसिडेंट थे, उनका ये पता था कि वो फर्स्ट टर्म में आए तो शायद सेकंड टर्म में भी आ जाए। जो बाइडेन साहब का टाइम 4 साल का है, वो मीटर ऑलरेडी शुरू हो गया है। जो उनकी पॉलिसी चल रही है F-35 की, वो जो है टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, मैं आपको ये बता रहा हूं। वो बोलेंगे आप हमसे ऐसे के ऐसे बनाएंगे, हम आप हमसे खरीद लो। उसके बाद 4 साल बाद डेमोक्रेट आ जाते हैं, वो कहते हैं जी हम जो है कोई आपके स्पेयर पार्ट्स, कोई मेंटेनेंस कुछ नहीं करेंगे। तो जो इतना महंगा $80 मिलियन से लेके $100 मिलियन का जो जहाज है, और जिसकी मेंटेनेंस भी इतनी महंगी है, कल अमेरिका ने बंद कर दी, क्या करेंगे। तो अगर मेरे से राय पूछी जाए तो लॉजिकली और टेक्निकली हमको Su-57 लेना चाहिए। रशिया हमारा रिलायबल पार्टनर है, ऑलरेडी ट्राइड आउट पार्टनर है। Su-400 रशिया ने हमको दिया हुआ है। उसके बाद ज्यादातर जो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स है वो रशियन ओरिजिन के हैं, चाहे वो MiG-21 थे, MiG-29 थे, Su-30 हैं। और ये Su-30 के ही जो हमारा रशिया प्लांट लगा रहा है, जिसके अंदर जी Su-30 प्रोड्यूस किए जाएंगे, वहीं पे भी Su-57 प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो रशिया के साथ सबसे बड़ी एडवांटेज ये है, पहली बात तो Su-57 $30-40 मिलियन का है। मतलब तकरीबन 50% से कम, तकरीबन 40-45% कम है, 45% है उसकी कंपैरिजन में F-35 के। नंबर दूसरा, रशिया अगर जब देगा तो रशिया हमको टेक्नोलॉजी भी देगा, मेक इन इंडिया भी हम कर सकते हैं। तो आज के दिन जो है मेरा ये मानना है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि F-35 सबसे बढ़िया एडवांस्ड फाइटर है, उससे बढ़िया कोई नहीं है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। लेकिन रिलायबिलिटी के हिसाब से और टेक्नोलॉजी के हिसाब से, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो हमको जो है Su-57 लेना चाहिए। और वो Su-57 हमको जल्दी से जल्दी देने के लिए तैयार। राजेश जी। जी, और भारत में भी वो बनाने के लिए तैयार है रूस। चलिए मैं करोड़ी सिंह जी आपके पास आऊंगा। करोड़ी सिंह जी, ये जो वेपन्स डील होती हैं, बड़ी बड़ी वेपन डील्स, चाहे वो फाइटर जेट्स की हो किसी, क्या इससे दो देशों के रिश्ते भी प्रभावित होते हैं, या उनकी दिशा और दशा भी तय होती है कि आगे किस तरफ इन दोनों देशों के रिश्तों को जाना है। और क्या डोनाल्ड ट्रंप ये इशारा करें, जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम F-35 देने की सोच रहे हैं या देने को तैयार हैं, क्या वो ये भी बता रहे हैं कि आप हमसे हथियार लीजिए और हमारे दोस्त बने रहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, दोनों चीजें हैं। इससे रिश्ते भी तय होते हैं और देशों के किस दिशा में जाना है ये भी तय होता है। क्योंकि अब जो 5th जनरेशन जेट है वो 3 देशों के पास है। तो चाइना का J-35 तो रूल आउट है, लेकिन अभी हफ्ते भर पहले ही बेंगलोर में जो एरो इंडिया 2025 हुआ, उसमें सुखोई 35 और F-35 दोनों डिस्प्ले पे थे। तो हमारे सामने इन दोनों में से चॉइस है। लेकिन ट्रंप जिस तरह के प्रैक्टिकल हैं, जिस तरह से, क्योंकि अभी तक वो 4 नेताओं से मिले हैं जो चारों ही अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते, सबकी पार्टनरशिप है।
और चारों से ही जो वो चाहते थे, जो अमेरिका के हित में था, वो बातें उन्होंने मनवा ली हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। तो ट्रंप का जहां अभी अमेरिकन मीडिया में जिस तरह से आ रहा है कि भारत ऑयल एंड नेचुरल गैस खरीदेगा, भारत F-35 भी खरीदेगा, तो अमेरिकन मीडिया और कुछ रिपोर्ट ये भी आ रहे हैं कि व्हाइट हाउस ने तो एक अपना स्टेटमेंट भी जारी कर दिया कि ऑयल एंड नेचुरल गैस खरीदेगा। तो एक तो सबसे बड़ा है कि स्पेसिफिकेशन क्या है वो हमारे को नहीं मालूम, वो तो टेक्निकल एक्सपर्ट बता सकते हैं। संजीव साहब मेरे ख्याल से ज्यादा जानते होंगे, ये डिफेंस के फील्ड से हैं। मेरा मामला कंसर्न ये है कि प्राइस क्या है, कौन हमें सस्ता बेचता है। ऑयल एंड नेचुरल गैस जो हम रशिया से ले रहे हैं, क्या उससे सस्ती अमेरिका हमारे को देगा? क्योंकि अमेरिका का कंसर्न तो यह है कि इंडिया के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, इसलिए हमें तो इंडिया के ट्रेड सरप्लस हो रहा है, तो हमें इंडिया को देना है, तो हमारा ट्रेड बैलेंस हो जाए। तो उनका कंसर्न तो सही है, समझ में आता है, लेकिन क्या हम प्राइस नेगोशिएट कर पाएंगे, क्या वो तैयार होंगे? और यही स्थिति जो आप बता रहे हैं F-35 में है। स्पेसिफिकेशन की बात छोड़ दें तो जो कॉमर्शियल और जो प्राइस कंपोनेंट है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। एक जो संजीव साहब ने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि अमेरिका कभी भी जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि देखिए भारत की पॉलिसी है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, और उसमें रशिया ऑलरेडी हमारे साथ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल, उसके हम एक्सपोर्ट की भी फिलीपीन से हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट, और इंडोनेशिया को भी भेजने की बात कर रहे हैं। इसी तरह AK-203 ऑलरेडी इंडिया में जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। तो रशिया के साथ कोलैबोरेशन में वो प्रोबेबिलिटी है कि जो मेक इन इंडिया है और आत्मनिर्भर भारत का कंपोनेंट हमारे यहाँ मजबूत हो सकता है। लेकिन जिस तरह का अमेरिका दबाव बना रहा है और ट्रंप की जिस तरह की मैं कहूँ दबाव की कूटनीति है, कोर्सिव डिप्लोमेसी जिसको हम कहते हैं, ये अभी जिन 4 नेताओं से मिले हैं उनमें पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है। क्योंकि इवन नेतन्याहू तो अमेरिका का बहुत बड़ा अलाई है, उसको भी जो नेतन्याहू चाहते थे वो नहीं किया उन्होंने, जो ट्रंप चाहते थे, अमेरिका चाहते थे, वही किया उनसे बातचीत में। और जो अभी पीस एग्रीमेंट चल रहा है उसमें भी जो अमेरिका चाह रहा है वही हो रहा है। अब्दुल्ला के साथ जो जॉर्डन वाले हैं उनको उनसे भी वही बात मनवाई। तो इस रूप में ट्रंप जिस तरीके से कर रहा है, लेकिन अब जो सऊदी अरब में रशिया और अमेरिका की मीटिंग होगी वो बहुत ही क्रूशियल मीटिंग होगी, क्योंकि यूक्रेन की शांति भी और अमेरिका की जो नेगोशिएटिंग स्किल है, कॉम्पिटेंसी है, वो भी रिफ्लेक्ट होगी कि रशिया कितने टफ तरीके से नेगोशिएट करता है यूक्रेन में पीस के लिए। क्योंकि अभी तक के 4 नेता हैं वो तो मेरे ख्याल से ट्रंप के सामने ट्रंप अपनी बात मनवा ली, क्या रशिया से ट्रंप अपनी बात अभी सऊदी अरब में मनवा पाएंगे? तो ये आगे हमें देखना है। तो निश्चित रूप से मैं संजीव जी से सहमत हूं कि हमारे लिए हमारा इंटरेस्ट सर्वोपरि होना चाहिए, और ट्रंप जिस तरह का दृष्टिकोण है वो खुद के इंटरेस्ट को सर्वोपरि मान के चलते हैं, चाहे वो टेरिफ हो चाहे डिपोर्टेशन हो। क्योंकि जैसे टेरिफ है, डिपोर्टेशन है, बातचीत से जस्ट पहले ये कहना कि मैं इंडिया पे तो टेरिफ लगाऊंगा, क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा टेरिफ लगाता, जस्ट बातचीत से पहले, मोदी की विजिट से पहले डिपोर्ट करना, और जिस तरीके से डिपोर्ट करना और आते ही फिर डिपोर्ट करना। दुनिया के सभी देशों के इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, केवल भारत को ही चूज करना कि भारत वालों को हम पहले भेजेंगे। तो इस तरह की जो स्थिति बन रही है, तो मेरे ख्याल से ट्रंप ये सोच रहे हैं कि चीन और रशिया को मैं उतनी आसानी से नहीं मनवा सकता, और जो मेरे मित्र हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, उनसे मैं मेरी बात बहुत अच्छी तरह मनवा सकता हूं। चलिए निश्चित रूप से ट्रंप का प्रयास होगा कि वो F-35 और जो ऑयल एंड नेचुरल गैस भारत को भेजे और भारत पे दबाव बनाए कि आप एग्रीमेंट करो। जी ठीक है सर, आता हूं मैं आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद आता हूं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, नेतन्याहू की धमकी का हमास पर दिखा असर। हमास
नेतन्याहू की धमकी का हमास पर दिखा असर, बड़ी खबर। हमास ने 3 इजरायली बंधक रिहा किए। इजराइल ने छोड़े 369 फिलिस्तीनी। नेतन्याहू ट्रंप के गाजा प्लान से बड़ी टेंशन। इस वक्त की बड़ी खबर, नेतन्याहू की धमकी का हमास पर दिखा असर। हमास ने 3 इजरायली बंधक रिहा किए। इजराइल ने छोड़े 369 फिलिस्तीनी। नेतन्याहू ट्रंप के गाजा प्लान से बड़ी टेंशन। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले करिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। नेतन्याहू की धमकी का दिखा असर, 3 इजरायली बंधक को रिहा किया गया। 369 फिलिस्तीनियों को आईडीएफ ने रिहा किया। नेतन्याहू की धमकी से डरा हमास। डोनाल्ड ट्रंप ने भी दी थी धमकी। हमास के पास अभी भी 70 बंधक मौजूद हो सकते हैं, इनमें से कईयों की मौत की संभावना बनी हुई है। लेकिन हम कर्नल संजीत सिरोही सर के पास चलेंगे। सर, कर्नल सर, मेरे पास सिर्फ 4 मिनट और बचे हैं, लेकिन 2-2 मिनट में आप दोनों के पास आऊंगा। किस प्रकार से आप देखते हैं, जिस प्रकार से हमास बेशक घुटनों पे आया है, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप का गाजा प्लान है उसको लेकर बेचैनी भी है। सर राजेश जी, मेरे को ये फीलिंग है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है एक डिक्टेटर की तरह काम कर रहे हैं। वो जैसे कि किरोड़ीमल जी भी बोल रहे थे कि उन्होंने 4 गए और चारों को जो है उनसे अपनी बातें मनवा ली, तो मुझे लग रहा है कि पूरी एक दहशत का माहौल है जिसकी वजह से लोग डरे हुए हैं। और यही वजह है कि जो है हमास भी डरा हुआ। हमास को नेतन्याहू की धमकी से नहीं डरा है, वो डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से डरा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कह दिया था कि अगर सैटरडे तक ये बंधक रिहा नहीं किए गए तो हेल विल ब्रेक आउट। तो वो बार बार धमकी दे रहे हैं। तो ये जो धमकी का उनका है ना हिसाब किताब, वो मुझे लगता है वो शोमैन ज्यादा हैं, और उसकी वजह से वो अपना जो एक तरह का जो डर भय है सबके ऊपर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है, और उसके बाद ये मेरे को लगता है बड़ा अजीब उनका जो ये प्लान है कि गाजा से सब लोगों को भेज दिया जाए और फिर गाजा को रिवेरा बनाया जाए और वहां पे जो है बड़ा तगड़ा पिकनिक मनाई जाए। तो ये किसी देश के नागरिकों को उस देश से निकाल के और फिर बोलोगे जी तुम सऊदी अरेबिया चले जाओ, तुम जॉर्डन चले जाओ, तुम इजिप्ट चले जाओ। उसके बाद अगर उनको भेजना ही है और रिवेरा बनाना है वहां पे, तो अमेरिका में क्यों नहीं ले लेते उनको? अमेरिका में जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उनको तो भेज रहे हैं। और फिर जो गाजा के जो 20-30 जो लोग वहां पे 20-30 लाख लोग हैं जिनके साथ इतने अत्याचार हुए हैं पिछले 16 महीने में, उनको अब वहां से घर भी छुड़वा रहे हैं उनका, और उनको बोल रहे सऊदी अरेबिया जाओ, जॉर्डन जाओ, इजिप्ट जाओ। तो मुझे लगता है ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा हो रहा है, और मुझे लगता है इस चीज के ऊपर कहीं ना कहीं जो है किसी ना किसी को स्टॉप लगाना पड़ेगा। राजेश जी। जी, मैं क्रोड़ी सिंह जी आपके पास आऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी थी, नेतन्याहू की धमकी थी कि जितने बंधक आपके पास हैं सबको छोड़ दो, लेकिन हमास ने भी 3 को ही छोड़ा। तो क्या हमास समझ रहा है कि इन धमकियों में दम नहीं है? देखिए राजेश जी, हमास पे भी और नेतन्याहू पे भी दोनों साइड में दबाव थे। नेतन्याहू के इजराइल में भी वहां के आंदोलन, एक तरह का आंदोलन चल रहा है कि आप जल्दी से जल्दी रिहा कराओ, लोग सड़कों पे हैं। तो एक तो वहां की जनता का दबाव था नेतन्याहू को कि आप तोड़िए मत इसको। दूसरा यह है कि जो नेगोशिएटर थे, मीडिएट कर रहे थे, इजिप्ट, कतर और अमेरिका, तीनों ही ये चाहते थे कि ये जो एग्रीमेंट है ये टूटे नहीं, पीस जो एग्रीमेंट है सीज फायर का ये आगे बढ़े, क्योंकि 6 हफ्ते का है। और तब तक इजराइल भी जिनको छोड़ना है छोड़ देगा और हमास भी छोड़ देगा, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट्स में छोड़ा जा रहा है। और जहां तक ट्रंप का वो प्लान है कि अगर नहीं छोड़े तो मैं तहस नहस कर दूंगा और ये तो पूरा मेरे को दे दो, ट्रंप बहुत प्रैक्टिकल आदमी, और उन्होंने कहा कि ये मैक्सिमम है, अब आप अल्टरनेटिव प्रस्ताव दो जिससे शांति स्थापित हो सकती है। जब इजिप्ट और जॉर्डन और कतर ने ये कहा कि भाई ऐसा होता है कि आप सबको निकाल दोगे, उन्होंने कहा आप एक विकल्प दो, और उसके लिए अरब समिट हो रही है तो कोई न कोई विकल्प सामने आएगा। ऐसा नहीं है कि ट्रंप ले लेंगे, लेकिन वो प्रैक्टिकल है। पहले मैक्सिमम मांग लो, फिर उनको थोड़ा थोड़ा कंसेशन देते जाओ तो पीस स्टेब्लिश हो जाएगी। तो ये मेरे को लगता है कि उनकी जो स्टाइल है नेगोशिएशन की वो है। तो मुझे लगता है थोड़ी सी अलग है जी, और आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए, समय का थोड़ा सा अभाव है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का।
कर्नल संजीत सिरोही सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुरोड़ी सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। तो डिफेंस स्पेशल में आज इतना ही, कल फिर होगी मेरे साथ मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।